दूसरे बैच में तो एक बार एक सवाल किया था किसी ने कि भाई डेज ऑफ द वीक का भी कोई कॉन्सेप्ट है क्या, पहला दिन सूर्य को ही क्यों संडे, फिर मंडे मून को ही क्यों, फिर ट्यूसडे मंगल को ही क्यों। तो वो ये एक फॉर्मूला होता है, इसका वैसे प्रेडिक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये एक फॉर्मूला होता है। आई एम गोइंग टू शेयर दिस पीपीटी विद यू, तो फिर आप देख लें कि इन्होंने सारे प्लैनेट्स को पहले तो अरेंज कर दिया बेस्ड ऑन देयर ऑर्बिट। सबसे अंदर किसकी ऑर्बिट है, उसके बाद मरकरी की है, उसके बाद वीनस की है, फिर अर्थ की ऑर्बिट को तो सन की ऑर्बिट ही कहेंगे क्योंकि अर्थ तो घूमती है, लेकिन हमारे को पृथ्वी पे होने की वजह से हमें सन घूमता नजर आता है। तो अर्थ को सन से रिप्लेस कर दिया, बाकी को ऐसे लिख दिया। फिर प्लेस द फर्स्ट प्लैनेट मून फॉर मंडे, लीव 3 प्लैनेट्स, टेक नेक्स्ट प्लैनेट, फिर लीव 3 प्लैनेट्स। ऐसे फॉर्मूले से ये वारों के नाम दिए गए एस्ट्रोनॉमिकली। सेंटर में सन है, ये जो ब्लू लाइन है ना, जो ब्लू ब्लू ये बनाया है, ये इंटीरियर प्लैनेट हो सकता है। तो इंटीरियर प्लैनेट कौन होते हैं, सन के अंदर अर्थ के अंदर वाले ऑर्बिट्स पे कौन से प्लैनेट्स होते हैं, या तो वीनस की ऑर्बिट होती है या मरकरी की ऑर्बिट होती है। बाकी प्लैनेट्स की तो अर्थ के बाहर ही होती है ना ऑर्बिट, मार्स की, सैटर्न की, जुपिटर की, इनकी ऑर्बिट्स तो फिर अर्थ के बाहर होती है ना, ठीक है। तो अब ये उल्टा सीधा चलने का क्या चक्कर है, तो ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री की लाइन है, और कंजंक्शन का मतलब है कि दोनों प्लैनेट बिल्कुल साथ साथ हो। अर्थ अगर सेंटर है तो दोनों प्लैनेट, अर्थ और ये अंदर वाला प्लैनेट और बाहर वाला प्लैनेट राइट नाउ। आपको मेरा कर्सर भी दिखता है क्या जब व्हेन द कर्सर इज मूविंग? तो ये है ना, तो ये 0 डिग्री पे एकदम साथ में है ये प्लैनेट्स, चाहे वो अंदर वाला प्लैनेट हो कोई से, इसको मंगल मान ले, इसको वीनस मान ले, ये खुद अर्थ है, तो ये 0 डिग्री पे है। इस टाइम पे क्या है, यहाँ पे नंबर 2 की पोजीशन पे क्या है, ये प्लैनेट जो नंबर 2 पे है ये अर्थ से 180 डिग्री के एंगल पे, ये जो प्लैनेट नंबर 4 है ये अर्थ से 90 डिग्री के एंगल पे। तो वो हमने डिग्री वाइज इसको जस्ट अरेंज करके बताया है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूरा और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो अब पहले इसी स्लाइड को थोड़ा सा और देख लें। अब ये सन है, ये प्लेनेट भी अपना ऑर्बिट घूम रहा है, ठीक है ना। अजय जी, बेदमती जी, रजनी जी, करण जी, विशाल जी, ये है ना, ये प्लेनेट अपना ऑर्बिट घूमते रहते हैं ना, वीनस होगा या ये मरकरी होगा, जो अंदर वाला प्लेनेट है ये भी चलते जा रहा है, और अपनी अर्थ भी चलती जा रही है, अर्थ को तो चलना ही है, और बाहर वाले प्लैनेट्स भी चलते जा रहे हैं। तो जब तक ये अर्थ से आगे आगे चल रहा है तब तक तो ये प्लैनेट हमें डायरेक्ट दिखेगा, जो अंदर वाला ब्लू प्लैनेट है। जब ये 0.5 से और 0.6 तक जाएगा, 0.5 से 0.6 पे जाएगा, तब तो हमें लगेगा ना ये अर्थ, इनकी ऑर्बिट छोटी है, ये अर्थ से आगे आगे जा रहे हैं, तो प्लैनेट डायरेक्ट चल रहा है, अर्थ भी चल रही है, ये 5 से 8 और फिर 6 पे जा रहा है, तो ये भी चल रहा है, ठीक है। तो दोनों चल रहे हैं, ये हम कहेंगे कि ये प्लैनेट डायरेक्ट चल रहा है। लेकिन 6 पॉइंट के बाद क्या होगा, अर्थ तो ऐसे चलेगी क्योंकि अर्थ की ऑर्बिट बड़ी है, अर्थ सपोज यहाँ पे आ जाएगी और ये प्लैनेट ऐसे जाएगा, तो ये नहीं लगेगा कि ये उल्टे चल रहा है, ये प्लैनेट उल्टा चल रहा है, अर्थ जा रही है ऐसे, अर्थ जा रही है ऐसे, और प्लैनेट जा रहा है ऐसे। तो दिस पार्ट, द अपर हाफ पार्ट फॉर इंटीरियर इनर ऑब्जेक्ट्स, जो इनर प्लैनेटरी ऑर्बिट है, उसके टाइम पे हम बोलते हैं कि प्लैनेट इज रेट्रोगेट, जब वो पृथ्वी पे बैठे लोगों को उल्टा जाता दिखाई देता है। जाता नहीं है वो उल्टा, कोई भी प्लैनेट उल्टा जाता ही नहीं है, उसके हर एक प्लैनेट का अपना सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ऑर्बिट है, वो तो उसी में घूमता रहता है। लेकिन क्या है कि पृथ्वी भी अपना बड़ा चक्कर लगा रही है यहाँ पे। यहां तक पहले बात क्लियर हुई या नहीं? नहीं तो इसे दोबारा करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये मोस्ट एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपको नहीं भी बताएंगे, बाकी तो सब बताते ही हैं, राशि प्लैनेट वगैरह। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है ये कि रेट्रोगेशन है क्या, प्लैनेट उल्टा जाने का क्या मतलब है। सो दिस पीरियड इज कॉल्ड डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट। ये अर्थ भी चल रही है, ये प्लैनेट भी चल रहा है, तो देखिए हम अर्थ पे बैठे हुए व्यक्ति को लगेगा प्लैनेट आगे 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 जा रहा है 6 तक, तो प्लैनेट इज डायरेक्ट मूवमेंट। और जब ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है, जो हमारे अंदर वाले प्लैनेट्स हैं वो हमसे फास्ट मूव करते हैं, तो अब क्या लगेगा कि
जब ये ऐसे जाना शुरू होगा और अर्थ इस पॉइंट पे आएगी अपने ऑर्बिट में, और ये प्लेनेट ऐसे जाएगा और अर्थ यहाँ पे हो, सपोज ये ऐसे जा रहा हो, तो ऐसा नहीं प्रतीत होगा कि उल्टा जा रहा है. So just because of the opposite movement that we feel sitting on the earth, we say that the planet is retrograde. Similarly, अब बड़े planets का सोच लीजिए, जो लाल वाले हैं ये वो हैं जिनका ऑर्बिट पृथ्वी की ऑर्बिट के बाहर है. ये केवल आपके इंटरेस्ट के लिए कराया जा रहा है. इसका प्रेडिक्शन में तो ये है कि आपने एक बार रेट्रोग्रेड मान लिया, आपने डायरेक्ट मूवमेंट मान लिया, वो अलग है. बट कॉन्सेप्चुअली कराने के लिए मंगल को मान लीजिए, बेशक आप शनि हो या गुरु हो, जो जिनका ऑर्बिट अर्थ के ऑर्बिट से बड़ा है, जिनका गोला, उनके लिए क्या होगा, वो धीरे धीरे चलेंगे, उनका ऑर्बिट बड़ा है. तो जब तक उनके लिए उल्टा हो जाएगा, जब वो 1 to 4 जाएंगे धीरे 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 धीरे, अर्थ भी जाएगी फास्ट 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 फास्ट. अर्थ जब यहाँ पे क्रॉस कर जाएगी तो ये प्लैनेट तो धीरे 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 आएंगे. अर्थ फास्ट फास्ट जाएगी, अर्थ का ऑर्बिट कम है ना, इनको कितना साल लगने वाला है. सपोज ये गुरु होता तो अर्थ तो 1 महीने में एक राशि क्रॉस कर जाएगी ज़ोडिएक की, और ये तो बहुत धीरे 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 चलेंगे. तो शुरू में तो ठीक लगेगा अर्थ से बैठे हुए कि हाँ ये चल रहे हैं. तो जब अर्थ यहाँ पे आ जाएगी, ये प्लैनेट धीरे धीरे चलेगा, अर्थ ऐसे चलेगी, तो फिर ये उल्टा चलता हुआ नजर आएगा अर्थ पे. ये चीज समझ पा रहे हैं कि रेट्रोग्रेशन और रेट्रोग्रेशन, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि the movement is not retrograde, the movement is circular. ये सर्कुलर मूवमेंट होती है प्लैनेट्स की. और दो प्लैनेट के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं कि हम अर्थ पे ग्रीन प्लैनेट पे बैठे हैं, तो वहां से हमें रेड प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट, इंटीरियर प्लैनेट या एक्सटीरियर प्लैनेट रेट्रोग्रेड कब प्रतीत होते हैं. ये देखिए, नेक्स्ट शायद आपको और क्लियर हो. ये देखिए, ये सन है, ये जो ABCDE ये पॉइंट्स बनाए गए, ये अर्थ है. और ये जो बाहर वाला है, ये कोई भी प्लेनेट हो सकता है, मंगल, जुपिटर या सैटर्न. जब अर्थ यहाँ पे है और ये प्लेनेट इस पॉइंट पे है, स्क्रीन दिख रही है ना आप सभी को? प्लीज अनम्यूट करके एक बार कोई भी व्यक्ति बोले. जी मैम. जी, तो ये देखिए, जब बी पॉइंट पे दोनों प्लैनेट्स हैं तो कैसा प्रतीत होगा. प्लैनेट इज रेट्रोग्रेड ओनली इफ इट इज ऑपोजिट टू सन और नियर टू अर्थ. बीइंग नियर इट इज मोर पावरफुल. प्लैनेट रेट्रोग्रेड कब होता है, उल्टा चलता हुआ कब दिखाई देता है, जब वो अर्थ के पास होता है. ये देखिए, ये अर्थ है, ये प्लैनेट है बाहर वाला, तो ये कहाँ जा, अर्थ यहाँ पे जाती हुई नजर आ रही है और ये प्लैनेट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है. अर्थ तो ऊपर जा रही है और ये प्लैनेट नीचे आ रहा है. तो क्या हम इधर जा रहे हैं, लेकिन सब तो अपने अपने ऑर्बिट में ही है, सब चल तो गोले में रहे ना, स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहे. इसलिए आगे पीछे की बात नहीं है, पर उनके सर्कुलर मूवमेंट ऐसे हो जाएं बिकॉज ऑफ देयर स्पीड, और उनके डेज भी और मंथ्स भी और टाइम भी पूरा अलग है. तो ऐसा कोई मूवमेंट हो सकता है कि जब ये बाहर वाला प्लैनेट नीचे जा रहा हो और अर्थ ऊपर जा रही हो, तो क्या वो एक दूसरे को उल्टे प्रतीत होंगे चलते हुए या नहीं. दिस इज कॉल्ड रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स. दिस इज कॉल्ड रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट. ये देखिए, इसमें इसमें जो साइड में छोटा वाला चार्ट है, अब ये बाहर वाला प्लैनेट है, सपोज ये मार्स है, अर्थ ऐसे जा रही है, मार्स ऐसे जा रहा है. तो यहां पे जब होगा मार्स और अर्थ जब इससे बाहर निकलेगी, तो अर्थ को क्या प्रतीत होगा, मार्स पीछे रह गया, मार्स धीरे 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 चल रहा है. और अर्थ के ये एंगुलर विजन की वजह से we will not go into so much technicality. The idea was to let you know कि कोई प्लैनेट पीछे नहीं चलता, कोई प्लैनेट रुकता नहीं है, कोई प्लैनेट उल्टा नहीं चलता. सभी प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में चलते हैं और उनके मूवमेंट के हिसाब से. और इसीलिए आप रेट्रोग्रेशन ये सब पंचांग में ऑलरेडी कैलकुलेटेड रहता है, क्योंकि उनको तो पता होता है ना, वो जो पंचांग करता होता है वो इसी पॉइंट्स के हिसाब से दे कैलकुलेट एंड दे मेक इट. तो इसीलिए जब रेट्रोग्रेड होता है ना प्लैनेट, तब वो पास में होता है और सन के ऑपोजिट होता है. तो हमेशा रेट्रोग्रेशन को प्लैनेट वक्र हुआ है इनकी हॉरोस्कोप में. इस टाइम पे गुरु वक्री है, तो
प्लेनेट वक्री के टाइम पे ज्यादा पावरफुल हो जाता है, बीइंग नियर टू अर्थ। इस चीज को आप याद रखें। तो वो अगर बुरा है तो बुरे रिजल्ट देने में ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, अच्छा है तो अच्छे रिजल्ट देने में ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। बुरा है तो बुरे रिजल्ट देने में ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और अच्छा प्लेनेट है तो अच्छे रिजल्ट देने में पावरफुल हो जाएगा। प्लेनेट जब अर्थ से दूर जाता है, ये अर्थ है, यहाँ पे दूर जाता है तो फिर हमें डायरेक्ट दिखता है। फिर जब यहाँ पे आता है, अर्थ के नियर आता है, अर्थ के ऑर्बिट के पास आते हैं, जब दोनों ग्रह आमने सामने आते हैं, ये ऑर्बिट में चल रहा है, अर्थ अपने ऑर्बिट में चल रही है, प्लेनेट अपने ऑर्बिट में चल रहा है, तब तो सब सही चलता है, डायरेक्ट चलता है सारा हिसाब किताब। अब जब ये दोनों आसपास आते हैं, आमने सामने होते हैं, तो अगर प्लेनेट, क्योंकि आउटर प्लेनेट है तो ये थोड़ा धीरे चलते हैं, अर्थ तेज चलेगी तो ये धीरे धीरे चलेगा, यहाँ पे ये तेज तेज चलेगी, तो क्या ऐसा नहीं प्रतीत हो गया पीछे रह गए, पीछे चलता जा रहा है। हम अर्थ पे तो हमें अपनी मूवमेंट तो पता नहीं चलेगी, लेकिन अर्थ का मूवमेंट ऐसे आगे चलता जाएगा तो हमें लगेगा प्लेनेट पीछे 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 होता जा रहा है। दैट इज वाई रेट्रोगेशन का, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट्रोगेशन। अब कंबस्चन क्या है? कंबस्चन ये बताया गया है कि देखिए, प्लैनेट जब सन के नियर आ जाए, इतना नियर आ जाए, इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी व्हेन अ प्लैनेट गेट्स टू ऑन द ब्लिंक ऑफ द सन, जब वो बहुत सन के पास आ जाता है तो उसे कंबस्चन कहते हैं। और सन में कहते हैं इतनी ऊर्जा है, इतनी पावर है, इतनी हीट और लाइट है कि अदर प्लैनेट्स वो इनविजिबल भी हो जाते हैं। भाई जैसे चंद्र ग्रहण लगता है तो सूर्य की रोशनी इतनी तेज होती है कि वो पूरा ढकने की वजह से वो अर्थ उसको पूरा ढक लेती है जब सूर्य की रोशनी को, तो चंद्रमा दिखता ही नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो एनी प्लैनेट मूविंग ऑन द ब्लिंक ऑफ द सन लूजेस इट्स एनर्जी एंड इन्फ्लुएंस। प्लैनेट अपनी क्षमता रिजल्ट देने की खो देता है और इसीलिए उसको कंबस्ट कहा जाता है। तो ये देखिए, सन के लिए सभी प्लैनेट्स का बताया गया है कि सन से मून अगर 12 डिग्री पे हो जाए तो वो कंबस्ट है। मार्स 17 डिग्री पे हो, मार्स और सन के बीच में जो एंगुलर डिस्टेंस है वो अगर 17 डिग्री हो जाए, 17 डिग्री से कम, तो वो कंबस्ट है। मरकरी 14 डिग्री पे कंबस्ट है, वीनस 10 डिग्री पे कंबस्ट माना जाता है, 10 डिग्री तक तक। जुपिटर 11 डिग्री और सैटर्न 15 डिग्री। एस्ट्रोनॉमिकली दीज डिग्रीज में डिफर बिकॉज लैटिट्यूड ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट हमारे एस्ट्रोनॉमिकली दीज आर द डिग्रीज, ये प्री डिफाइंड है। अभी यहाँ पे इन्होंने कहा है पोजिशन ए, प्लैनेट देखिए बहुत दूर है सन से, सन और अर्थ प्लैनेट दोनों सामने हैं। अब क्या होगा, अर्थ आगे आगे मूव करना स्टार्ट कर देगी, इस पॉइंट के बाद अपने ऑर्बिट में अर्थ ऐसे जाएगी, प्लैनेट भी जाएगा, वो धीरे धीरे जाएगी, ये आउटर प्लैनेट है। अर्थ तेज तेज जाएगी तो अर्थ को क्या महसूस होगा कि प्लैनेट पीछे रह गया, और ये अर्थ अर्थ के मूवमेंट से ये प्रतीत होगा कि प्लैनेट पीछे 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 जाता जा रहा है। तो अर्थ यहाँ पे, ओ प्लैनेट ए यहाँ पे रेट्रोग्रेड है पर कंबस्ट नहीं है। और पोजीशन बी पे देखिए, अब डायरेक्ट मूवमेंट में है लेकिन कंबस्ट। ये तिथि और पक्ष बल तो मैंने आपको डिटेल में पूरा समझाया ही था कि किस तरह से। देखिए, मून भी कोई ऐसा तो होता नहीं है कि भाई, वो मून तो स्काई में है ही है, तो वो ऐसा क्यों हो जाता है कि भाई कभी तो हमें न्यू मून दिखता है बिल्कुल ही जीरो, बिल्कुल दिखता ही नहीं है, और कभी पूर्णिमा में पूरा चंद्रमा दिखता है, तो वो बिकॉज ऑफ द रेज ऑफ द सन है। देखिए, तो जब पूरी रोशनी मिलती है अर्थ की सैटेलाइट को, तो फिर वो पूर्णिमा होती है। और जब रोशनी धीरे 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 जैसे जैसे अर्थ घूमती है, तो अर्थ पे जितनी रोशनी मिलती है उसके हिसाब से ही हमें मून दिखता है। ये कॉन्सेप्ट था सोलर और लूनर इक्लिप्स का, कि भाई ये भी एक बार हमारे को देखना चाहिए। एट मोस्ट 7 इक्लिप्सेस कैन अकर इन अ ईयर, एक साल में 7 इक्लिप्स आ सकते हैं। देयर आर 2 मिनिमम सोलर इक्लिप्सेस इन अ ईयर, और लूनर इक्लिप्स क्योंकि सब कैलकुलेशन से डिसाइडेड है पहले से ही, और ये कुछ डिग्रियां वगैरह बताई गई हैं कि सन और राहु केतु में कितना डिफरेंस होता है सोलर इक्लिप्स के टाइम पे। तो सोलर इक्लिप्स में देखिए क्या होता है, जब अर्थ सन के अराउंड घूम रही है और चंद्रमा पृथ्वी के अराउंड घूम रहा है, जब तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं और सन जो है सूर्य इस एंगल में आ जाता है, तो जो सोलर इक्लिप्स होता है, क्योंकि सन तो बहुत बड़ा होता है,
तो सारी पृथ्वी पे इसलिए सोलर इक्लिप्स नहीं होता, कहीं कहीं होता है। जिस पार्ट को चंद्रमा ब्लॉक कर देता है, सिर्फ उतने पार्ट में, इसको कहते हैं सोलर रिंग भी बन रही है, तो उस पार्ट में सिर्फ, यहाँ पे देखिए, सिर्फ इतनी पृथ्वी के पार्ट में सूर्य ग्रहण हुआ जहां पे चंद्रमा ने सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणों को ढक दिया। सिर्फ इतने पार्ट में सोलर इक्लिप्स होता है, बाकी अर्थ पे सोलर इक्लिप्स नहीं होता है। बाकी तो पूरी सूर्य की रोशनी पहुंचती ही है। तो सोलर इक्लिप्स होता है वो छोटे एरिया में होता है हमेशा, छोटे, मतलब उसकी जो पूरे संसार में ना होके कुछ कुछ डिविजन्स में ही सोलर इक्लिप्स देखा जाता है। और सोलर इक्लिप्स होता कब है? सोलर इक्लिप्स होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए। और लूनर इक्लिप्स कब होता है? जब मून और सन के बीच में पृथ्वी आ जाए। तो चंद्रमा पे फिर रोशनी नहीं पहुंच पाती सन की, तो इसीलिए चंद्रमा चमक नहीं पाता, तो चंद्रमा हमें, हम कहते हैं ये लूनर इक्लिप्स हो गया। और जब चंद्रमा जो है दिखाई ही नहीं देता, और ये लगभग आधी पृथ्वी पे चंद्रमा, चंद्र ग्रहण जो है दिखाई ही नहीं देता। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लूनर इक्लिप्स कैन बी 1 hour 45 minutes। क्यों इतना है? क्योंकि चंद्रमा तो फटाफट अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा और लूनर इक्लिप्स हट जाएगा। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सोलर इक्लिप्स इज 7 minutes 30 seconds। ये लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स हैं। देखिए, पता होना चाहिए हमें थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी का भी। आई नो ये कुछ कुछ लोग ये नहीं भी इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन ये इसलिए शॉर्ट रखा है, इसको बहुत ज्यादा नहीं रखा है हमने। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आर वर्टिकल, जो देखिए लैटिट्यूडनल लाइंस जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, लैटिट्यूड लेटी हुई लाइंस, हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। जो वर्टिकल लाइंस है वो लैटिट्यूड्स है, और जो ये लॉन्ग लॉन्ग लाइंस होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से हमें किसी पॉइंट, पूरी पृथ्वी को इन्होंने इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, इक्वेटर 0 डिग्री पे है, तो फिर उसके बाद में हम इस तरह से लाइंस की तरह से ड्रॉ किया हुआ है। तो फिर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट्स, तो उसके अकॉर्डिंगली सनराइज, सनराइज जब होता है, तो अगर यहाँ पे हुआ है सनराइज, तो सबसे पहले आपकी लॉन्गिट्यूड के हिसाब से 4-4 मिनट के इंटरवल पे फिर हमें सनलाइट आगे 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 मिलती है। जब, लेकिन अगर सन इधर है तो सबसे ज्यादा, सबसे पहले रोशनी यहाँ मिलेगी, फिर उसके बाद यहाँ मिलेगी, फिर उसके बाद यहाँ। Sorry. So this is how there is not much difference in the change in sunrise time in latitudes। देखिए सन यहाँ पे हुआ है, इन पॉइंट्स पे तो सन पूरे पूरे में ही अपनी रोशनी देगा ना, पूरे में ही सनराइज होगा। लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, क्योंकि पृथ्वी इसमें तो आपको 2D में नजर आ रही है, अदरवाइज अगर गोल है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सनलाइट मिल रही है, पर पीछे के हिस्से पे सनलाइट नहीं मिल रही है, तो इसलिए सनराइज का समय फर्क फर्क हो जाता है। ये हम नेक्स्ट टाइम पंचांग में देखेंगे कि पंचांग में ना ऐसे लिखा रहता है कि सन की डिग्री आज क्या है, मून की डिग्री क्या है, मंगल की डिग्री क्या है, सबका ऑलरेडी पंचांग में लिखा रहता है कि कौन सा प्लेनेट किस राशि में है और कितने डिग्री पर है और कितने लॉन्गिट्यूड पे। जो डिग्री होती है वो लॉन्गिट्यूडनल डिग्री ही होती है बेसिकली। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उसको हॉरोस्कोप में डाल देते हैं और पूरी हॉरोस्कोप आपके हाथ से बनकर तैयार हो जाती है। ये सैंपल पंचांग है, इसमें ऐसे ही हम नेक्स्ट टाइम रियल पंचांग से 2021 का देखेंगे। ये तो जस्ट दिखाने के लिए आपको एक था कि भाई एक अगर पंचांग सभी के पास नहीं होता है, कभी कभी ये तिथि योग नक्षत्र नेक्स्ट टाइम अपने पंचांग से देखेंगे। सो गुड दैट वी आर हियर। कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं कि व्हाट अ कुंडली कैन से। नाउ इतना आपने किया, ऑलमोस्ट हमारी 10 क्लासेस हो गई हैं, तो इन 10 क्लासेस व्हाट वी हैव लर्नड इज कि टाइम ऑफ द डे आप बता पाते हैं कुंडली देखकर, मंथ ऑफ द ईयर भी आप बता पाते हैं कुंडली देखकर, और तिथि और पक्ष की भी अगर हम बात करें तो इसको भी हम पंचांग के टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। रेट्रोग्रेशन और कंबस्टन मैंने आपको बताया कि आउटर प्लैनेट्स आर रेट्रोग्रेड इफ दे आर, ये आप इसको ये आकाशीय स्थिति को आप इस तरह से देख सकते हैं कि कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है जब वो, आप बिना कुंडली देखे ही, आप बिना मतलब जो ये प्लैनेटरी डिग्रीज आती है ना उसमें, उसको देखे बिना ही अगर आप वैसे देखें ना, तो मूवमेंट इस तरह से बैठती है कि आउटर प्लैनेट्स तब रेट्रोग्रेड होते हैं। आउटर प्लैनेट्स होते हैं मंगल, जुपिटर और शनि, तब रेट्रोग्रेड होते हैं जब वो सन से 5 घर
ऑपोजिट हो। एनी प्लेनेट क्लोज टू सन मीन्स इट इज कम्बस्ट, क्योंकि सबकी देखिए यहाँ पे डिग्री बताई गई थी, कोई 17 डिग्री पे, कोई 5 डिग्री पे, सभी प्लैनेट्स की डिग्री डिफाइंड है। तो प्लैनेट जितना सन के पास आता जाता उतना वो कंबस्शन जोन में आता जाता है। ये ठीक है। जब मून जो है 10वें या चौथे घर में होता है तो हाई टाइड होती है सी में, और जब मून 7वें घर में होता है तो लो टाइड होती है सी में। तो ये डायरेक्शन की वजह से है बेसिकली, ये और कुछ नहीं है। साउथ डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन में हाई टाइड आती है, और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जब मून होता है पृथ्वी से तो लो टाइड आती है। अब एक ये और चीज है जो नोटेड है, और हम एक एज अ फैक्ट आपको बताना चाहते हैं कि अर्थ को एक प्रोन पीरियड तब होता है जब बहुत सारे प्लेनेट टुगेदर आ जाए। ऐसा हो सकता है ना हॉरोस्कोप में कि मंगल भी सेम हाउस में, अभी हमने जिनकी हॉरोस्कोप लगाई थी उसमें भी 4-5 प्लेनेट थे एक घर में। अगर लगभग सारे प्लैनेट्स, मेनी प्लैनेट्स, मोर देन, देखिए सन और मून को छोड़ दें तो 5 ही आ सकते हैं, क्योंकि राहु केतु तो अपोजिट ही होते हैं एक दूसरे के हमेशा। तो अगर 5-6 प्लैनेट एक घर में आ जाए तो फिर वो टाइम पीरियड, जिस साल भी ऐसा बनता है ना योग, तो वो टाइम पीरियड थोड़ा सा अर्थ, क्योंकि वो मैग्नेटिक पुल की वजह से उस टाइम पे अर्थ पे एक डायरेक्शन से अर्थ को पुल मिलता है, तो उनके मैग्नेटिक पुल की वजह से उस टाइम को बहुत हाई अर्थक्वेक प्रोन पीरियड कहा जाता है। तो इसमें जस्ट ज्योतिष की इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा हाईलाइट किया गया। व्हाई देयर आर 7 days in a week, there are 7 bodies revolving around the earth, each day is assigned to one body, so 7 days in a week। कि आप देखेंगे उस तरह से देखेंगे ना तो साइंस में आधी चीजें ज्योतिष के हिसाब से लिखी है। व्हाई देयर आर 12 राशिज एंड 12 मंथ्स, सब कुछ चंद्रमा और सूर्य से देखा जाता था पहले के समय में। तो वैसे आप देखें तो 12 बारी उन्हें साल में जो है ना पूर्णिमाएं दिखती थी, और हर मंथ एक डिफरेंट साइन को इससे रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा की 12 राशियां होती है, क्योंकि चंद्रमा 12 बार उन्हें फुल मून दिखाई दिया करता था। तो ये जो साइंस का जो कॉन्सेप्ट है, 27 नक्षत्र क्यों है, क्योंकि 27-28 दिन पे लगभग एक साइकिल को पूरा माना जाता था, एक फुल सर्कल ऑफ मून लेता है, तो इसलिए हर दिन को एक नक्षत्र के रूप में उन्होंने देखा। By 30 days to a month, moon takes 30 days to move from one full moon to next full moon। एक फुल मून में और दूसरे फुल मून में लगभग 30 दिन का अंतर रहता है, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा में। 15 दिन वो ब्राइट हाफ होता है, जब वो बढ़ता हुआ चंद्रमा और घटते हुए चंद्रमा का यहाँ पे कॉन्सेप्ट कह रहे हैं। Why 360 डिग्री, 12 months and 30 days in a month gives us 360 डिग्री।